Today in the deep and a block element, we'll discuss atomic radii of transition element, melting and a boiling point, and enthalpy of atomization. Each and everything are related to each other. So one by one we will discuss. Firstly, we have to discuss the melting and a boiling point. So melting and a boiling point of the D block elements are very high. Okay? They are very high. Melting point of the 3D, 4D and the 5D transition metal. The high melting point of this metal are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d orbital and addition of the ns electron in interatomic metallic bonding. हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का. क्यों है? इट इज़ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग. ठीक है. और हम कह रहे हैं कि जब हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में चलते हैं तो ये मिडिल तक इंक्रीज करता है. तो फिर हम कह रहे हैं कि जो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है. और उसको अगर हमें समझना है तो वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, देन वी विल कम ऑन द मेल्टिंग पॉइंट. तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम कह रहे हैं कि द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन maximum at about the middle of the each series indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction. In general, greater the number of valence electron, stronger is the resulting the bonding. ठीक है. अब हम किस पे डिपेंड कर रहा है? हम कह रहे हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो बहुत हाई है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर. और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द मेटेलिक बॉन्ड. ठीक है. अगर हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को देखें तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, उसमें वैल्यू धीरे धीरे क्या करती है? इंक्रीज करती है. स्कैंडियम के लिए उसकी वैल्यू कितनी है? 326 है फॉर द स्कैंडियम. ठीक है. ये सब किलो जूल फॉर मोल में. टाइटेनियम के लिए जाएंगे तो ये आ जाएगी 473 एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. वेनेडियम के लिए आएगा 515. तो ये शो कर रहा है कि इनिशियली इंक्रीज कर रहा है. फिर क्रोमियम में थोड़ा सा कम हुआ. मैग्नीज में ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 281, जो काफ़ी कम है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की. तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिलता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में. और ये क्यों कम है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो भी हमें भी बता रहा है आपको. फिर दूसरी बात है, अगर हम चले उसके बाद कहाँ पर आए? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक में. तो अगर हम इसकी वैल्यू को भी देखते हैं तो आयरन में ये वैल्यू कितनी होती है? 416 होती है. कोबाल्ट में कितना है? 425 है. ठीक है. उसके बाद निकेल में आएंगे तो 430 है. उसके बाद कॉपर में 339 है. देखो फिर डिक्रीज किया. और जिंक में तो 126 है. पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है 3D सीरीज में जिसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू लोएस्ट है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस जिंक 126. ठीक है. अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दो हमें यहाँ पे बड़े एक्सेप्शन मिलते हैं. एक इनिशियली बढ़ रहा था फिर मैग्नीज में, और दूसरा जिंक में. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सडनली क्या हो गया? डिक्रीज कर गया. अब क्वेश्चन मार्क ये है कि ये डिक्रीज क्यों किया? मैग्नीज में भी बहुत तेजी से घटा है. यहाँ पे हमें मैग्नीज में डिक्रीज मिल रहा है, यहाँ पे हमें जिंक में कम मिल रहा है, और कॉपर में भी हमें कम दिख रहा है. जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंडिंग ऑन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल. ठीक है. तो हम कह रहे हैं कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो इंक्रीज कर रही है अप टू मिडल. क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि इफ यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्कैंडियम से अगर हम चुनना शुरू करें तो स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? स्कैंडियम हैज़ ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. टाइटेनियम हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. वेनेडियम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्रोमियम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बट इट बिकम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल होता है इट्स ऑल्सो अफेक्टिंग द मेटेलिक बॉन्डिंग. मैग्नीज में आएंगे हम. मैग्नीज 4s2 3d5. ठीक है. हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
इसके बाद अगर हम फिर चलते हैं किस में, आयरन में, तो फिर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, निकल में 2, कॉपर में ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द जिंक, बिकॉज व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, 4:3:10। जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, स्पेशली मेटेलिक बॉन्डिंग, डिपेंडिंग ऑन द अनपेड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ट्रांजिशन एनर्जी, क्योंकि स्टेबल जैसे से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया लाइक इन द मैग्नीज आ जाओ, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन द डी कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तक वो बढ़ रहा है। क्रोमियम में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बट इट्स स्लाइटली स्टेबल। उसके बाद अगर हम चलना शुरू करते हैं किसके अंदर, मैग्नीज में, तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड जिंक, कैडमियम और मरकरी में देखें तो अगेन इन ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो उनकी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी वीक होती है। वैसे तो हम अगर हम मान के चले तो जिंक, कैडमियम और मरकरी में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उनमें जो मेटेलिक बॉन्डिंग होंगी वो क्या होगी, वीकेस्ट होगी। आगे बात समझ में, तो एक बात याद रखिए, एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वाई द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ वेरी हाई, तो आप पे सिंपली बताते हैं वाई द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज़ वेरी हाई, ड्यू टू presence of strong metallic bonding, they have a high enthalpy of atomization। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीज की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों है, कम है, तो इट इज़ ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके कारण है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण है, एंड दिस ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस सो दैट द डिलोकेलाइजेशन इज लेस and the metallic bond is much weaker। Okay, then again if you go to the copper, why copper is very soft, answer is there, only one unpaired electron is there, so the metallic bonding is weak। What about the zinc, cadmium, mercury is the lowest, zinc is having a lowest enthalpy of atomization, answer is there, stable electronic configuration, weakest क्या है वहाँ पे, मेटेलिक बॉन्डिंग है, और वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग होने के कारण वो क्या है, वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बहुत कम है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन था। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग के ट्रेंड्स को आपको याद रखते हैं तो देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एक और चीज़ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में अगर देखें तो ये 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, तो जैसे जैसे सीरीज़ ऊपर जा रहे हैं जो हमारे पास ट्रांजिशन मेथड में है, तो वैसे वैसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज़ कर रहा है। अब आइए वापस किसमें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर हमने कहा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है ड्यू टू इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग। इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल rises maximum to at D5 except for anomalous value in magnesium and technetium is रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अब इसको देखो तो अगर हम यहाँ इसको गौर से देखें तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिल रहा है, यहाँ हमें एक्सेप्शन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S2D5 कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, S2D5। D5 मतलब स्टेबल हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ कहते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज है इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड टेक्नीशियम इन द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज क्या है, बहुत कम है। क्यों है, ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल डी ऑर्बिटल। और क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल डी ऑर्बिटल है तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमको, डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होगा, टाइटली बॉन्डेड होगा इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस, सो द वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग मिलेगी, और दैट्स वाई वहाँ पे हमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो कहाँ पे, अब यहाँ पे देखो हमने एक देखा डीप में दिख रहा है हमको कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर वेरी सॉफ्ट मेटल, दे आर वेरी सॉफ्ट। ठीक है, वाई दे आर वेरी सॉफ्ट और हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट, रीजन इज सेम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d10 है कॉपर के लिए, या अगर हम सबके लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे कॉमन S1D10।
no unpaired electron in d orbital, one unpaired in a s orbital. So the delocalization of electron is very less, weak metallic bonding, or due to weak metallic bonding they have a very low melting point. क्लियर? ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात है ना। उसके बाद अगर हम मेल्टिंग पॉइंट फिर तीसरी चीज़ मेल्टिंग पॉइंट में अगर हम देखना चाहें, फिर हम कहते हैं कि जिंक में आ जाओ। किस में आ जाए? जिंक। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, वो जिसको हमने इस टेबल में दिखाया नहीं है क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट के जैसे कंसिडर नहीं होते, दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल। एक क्वेश्चन बनता है कि वाई द जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर वेरी सॉफ्ट, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि मरकरी इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, तीनों का कारण सेम है, दे हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम? क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दे हैव अ स्टेबल, क्या है हमारे पास, दे हैव अ S2D10 कॉन्फ़िगरेशन, highly stable electronic configuration and due to presence of weakest metallic bonding। ठीक है, और हमारे पास मरकरी एक ऐसा अकेला मेटल है जो कि लिक्विड है एट द रूम टेम्परेचर। तो एक बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना। आगे बात समझ में? तो एक हमारे पास जनरल ट्रेंड है किसका? मेल्टिंग पॉइंट का इन द ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर? फिर अगर हम ट्रांजिशन सीरीज में एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ मिल रहा है कि ऑलमोस्ट देखो आयरन, कोबाल्ट और निकल, यहाँ देखें तो ऑलमोस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है एटॉमिक रेडियस का और न्यूक्लियर चार्ज का, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज एंड द इंक्रीज एटॉमिक रेडियाई बैलेंस टू ईच अदर, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हमको मेल्टिंग पॉइंट सेम मिलता। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक जनरल ट्रेंड है ट्रांजिशन मेटल में मेल्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट आइए, कौन सा क्या है? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। क्या है? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक, आयनिक एंड एटॉमिक रेडियस, आयनिक को छोड़ो, पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑफ गिवन सीरीज। ठीक है, और हाउ एवर द वेरिएशन विद इन अ सीरीज इज क्वाइट स्मॉल। अगर इस ग्राफ को देखो तो हमने यहाँ पे तीनों के लिए बनाया है। ये जो पहली लाइन है स्कैंडियम के लिए ग्रीन लाइन है, देखो ये ग्रीन लाइन किसके लिए बता रही है? 3D सीरीज है, ये बता रहा है 3D सीरीज को। फिर उसके बाद ये 4D सीरीज को, और ये रेड लाइन बता रही है किसको? 5D सीरीज को। ठीक है, अगर हम पहला तो देखें तो 3D सीरीज में रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, इनिशियली यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किया, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सेम है, और फिर यहाँ सडनली जिंक में क्या हो गया? बढ़ गया। पहला बात। दूसरी बात देखो तो इन दोनों की 3D और 4D सीरीज को देखो तो इनकी एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इन द बिगनिंग हमने क्या कहा? इन द बिगनिंग एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्यों? बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? n-1 d 1 to 10 और फिर ns2। तो पहले इलेक्ट्रॉन ns में आता है और फिर इलेक्ट्रॉन इंटर करता है किसमें? d ऑर्बिटल में, 1 by 1 डिक्रीज कर रहा है। तो इनिशियली शिल्डिंग इफेक्ट जो है ना वो लेस है, स्मॉल है इन कंपेरिजन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो वहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। बट आफ्टर द मिडवे एज द इलेक्ट्रॉन इंटर द लास्ट बट वन पेनल्टीमेट शेल d ऑर्बिटल, द स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज किया, न्यूक्लियर चार्जेस ऑल्सो इंक्रीजेस, लेकिन वो जो इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो काउंटर बैलेंस कर रहा है टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जब हम क्रोमियम की बात चलते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 81, 91, 84, 88, क्रोमियम का 88 है। उसके बाद मैग्नीज का एटॉमिक रेडियस में अगर हम सॉरी आयनिक रेडियस मैंने बता दिया, एटॉमिक रेडियस अगर हम देखें तो स्कैंडियम का 162 है, टाइटेनियम का कितना 147 है, वेनेडियम 134 है, क्रोमियम 127 है, मैग्नीज 126। मैग्नीज का कितना है? हम मैग्नीज का देखेंगे तो कितना है? 126। ठीक है, फिर आयरन में जाए, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल,
ठीक है। अगर हम आयरन कोबाल्ट निकल को देखते हैं तो वहाँ पे हमें आयरन में मिलता है 126। अब देखो मैग्नीज और आयरन ऑलमोस्ट सेम रेडियस। फिर 125 हमको किस में मिलता है, कोबाल्ट में। फिर निकल में हमको कितना मिलता है, 124। ठीक है। फिर कॉपर में भी हमको मिलता है 124। तो अगर हम देखें तो देखो 126, 125, 124 ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस। बट जैसे ही हम ये जिंक में मूव करते, किस में मूव करते, जिंक में हम जाते हैं तो जिंक में हमको एटॉमिक रेडियस मिलता है 138 पिकोमीटर। ठीक है, 124 से बहुत हाई है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक रेगो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो मिडिल तक तो घटा, फिर एकदम सडनली एकदम एंड में क्या हो गया, वो बढ़ गया। अब वो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे हमने यहाँ पूछ बता ही दिया आपको कि क्यों मिडिल में वो ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है वो काउंटर बैलेंस हो रहा है बाय द इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन जैसे हम लास्ट में चलते हैं तो वहाँ हम कहते हैं कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसमें, जिंक में, तो वहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है सडनली बढ़ गया एट द एंड। ठीक है, क्यों बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज कर गया। क्या इंक्रीज कर गया वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज किया बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, और उसके कारण साइज जो होता है जिंक में इंक्रीज कर जा रहा है। नॉट ओनली जिंक, वो जिंक कैडमियम मरकरी सब में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या कहा कि इन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि यहाँ ऑलमोस्ट सेम रेडियाई क्यों है 5D और 4D सीरीज का। तो ऑलमोस्ट सेम इसलिए है कि एटॉमिक रेडियाई जो हमारे पास है वो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जब हम किस में जाते हैं, 4D से 5D सीरीज में जाते हैं तो 5D सीरीज में 4f इलेक्ट्रॉन फिर करता है। f इलेक्ट्रॉन भरने के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, क्या है, वीकेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और उसके कारण जो हमें 5D सीरीज है उसकी जो साइज है वो एक्सेप्शनली स्मॉल मिलती है, यानी ऑलमोस्ट इक्वल मिलती है किसके, 4D सीरीज के। ठीक है, किसके कारण होता है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो कि लगभग सिमिलर हो जाती है ड्यू टू सिमिलर साइज। ठीक है, इन द 5D एंड द 4D सीरीज। लेकिन इन द ग्रुप अगर हम चलने की बात करें तो इन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। जो ग्रुप में अगर हम देखें तो देखो बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन 4D 5D में ऑलमोस्ट क्या है, सेम। क्लियर है ना। फिर अगर हम बात करते हैं, कुछ हमने यहाँ पे लिखा उसको एक बार पढ़ लें, फिर उसके बाद होता है द लार्ज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इन कॉलम 3 to column 6 element due to increase in effective nuclear charge but poor Schilling effect because smaller number of d electrons. So group 11 12 element copper and zinc have bigger size than earlier element in the d block. The second and third transition series element have almost similar atomic radii due to lanthanide contraction. It is arises due to poor Schilling effect of d n of f orbital. Clear? उसके बाद है लास्ट आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आयनिक रेडियाई को अगर हम पढ़ें तो हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक एम एंड सॉरी जो हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड है। एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक होता है M2+ और दूसरा होता है M3+। ठीक है, दो आयनिक रेडियाई है ना। तो अगर हम ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियाई में बात करें तो साइज ऑफ M3+ जो होगा, किसका साइज M3+ का क्या होगा, और छोटा होगा किससे, M2+ से, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो जो M3+ के आयनिक साइज है, कैटायन है, उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है किससे, M2+ से। ठीक है, क्योंकि वाई, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, है ना। फिर आयनिक रेडियाई की बात करें आप ट्रांजिशन मेटल, उनका स्मॉलर है देन दोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ द मेन ग्रुप लाइक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। किससे कम है, एस ब्लॉक एलिमेंट, और द किससे कम है, पी ब्लॉक एलिमेंट से कम है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो दे आर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड द मेल्टिंग पॉइंट।